अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में सेकंड ईयर की कोडिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और पहली वीडियो में हमने जो कोडिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था वो पार्ट 1 में आती हैं। अब जो दूसरी बार हम कोड को डिस्कस करने लगे हैं ये पार्ट 2 के अंदर आते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला ये होता है कि आउटपुट प्रिडिक्ट करना होता है और दूसरा ये होता है कि आपने एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करना होता है। एक लूप को दूसरे लूप में कन्वर्ट करना होता है। अभी फ़िलहाल आउटपुट वाले डिस्कस कर रहे हैं, एंड पे जाके हम एक आधा कोड उसका भी देखेंगे जिसमें हमें लूप को कन्वर्ट करना होगा। टोटल 3 तरह की कोडिंग प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। पहला कोड है, उसने कहा आउटपुट निकाल के दिखाओ। एक 4 टाइप का वेरिएबल दिया है और जी उसका नाम है और एम है उसके अंदर स्टोर किया हुआ, और उसने ये कहा इफ़ जी इक्वल्स एम, कि अगर हमारा ये जो जी वेरिएबल है जो कि 4 टाइप के है, अगर वो एम के बराबर है तो मेल प्रिंट कर दो वरना फीमेल प्रिंट कर दो। तो हमने ये देखा कि हमारा जो जी है वो वाकई एम के बराबर है, जी के अंदर एम स्टोर हुआ है और वो यही पूछ रहे, तो इसका मतलब हमारी आउटपुट में मेल आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। उसने कहा इंट एक्स इक्वल टू 1 वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट एफ एक्स, यानी बारी बारी हम एक्स को बढ़ाते रहेंगे और एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाते जाएंगे। शुरू में एक्स की वैल्यू कितनी है 1, प्लस प्लस की वजह से एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन अभी वो 1 नहीं रहेगी। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, जी बिल्कुल ये ट्रू बात है, तो हम लूप के अंदर आके एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। चूंकि इस प्लस प्लस की वजह से एक्स की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो दूसरी बारी में जब दूसरा चक्कर या दूसरी आइटरेशन चलेगी या दूसरा राउंड चलेगा तो अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, क्योंकि इस प्लस प्लस का मतलब होता है कि वैल्यू को आगे बढ़ा दो। पहली बारी में वो 1 ही रहेगी क्योंकि प्लस प्लस ने कोई काम भी नहीं किया। दूसरी बारी में जाके वो वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल टू 5, जी बिल्कुल ट्रू है, चलेगा। अब 2 की बारी 4 ही ये 3 हो गया था इस प्लस प्लस की वजह से, तो जब हम नीचे लूप में आएंगे और वापस ऊपर जाएंगे तो अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस प्लस प्लस की वजह से 3 4 ही 4 हो चुका होगा तो 4 बन जाएगा, 4 भी बिल्कुल ट्रू है। 4 के आगे प्लस प्लस होने की वजह से वो 5 बन जाएगा, 5 भी लेस देन 5 ट्रू है। अब ये बात आगे जाके जब 6 होगा तो फॉल्स हो जाएगी, इसीलिए हमारी जो आउटपुट है वो है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसने m की वैल्यू दी हुई है 15, n की वैल्यू दी हुई है 20 और k की कोई भी वैल्यू नहीं दी। उसने कहा k के अंदर m प्लस n को स्टोर करवाओ, m और n को प्लस करके 35 आ जाएगा, वो k के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन उसने कहा k की वैल्यू को प्रिंट करो पर माइनस माइनस k कितना था 35, और माइनस माइनस पहले होने की वजह से वो 34 बन गया, और अब k की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 34। अगर यही माइनस माइनस बाद में प्रिंट होता तो ये अभी हम इसको 34 ना करते। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्विच से रिलेटेड है। उसने कहा x की वैल्यू है 10, अगर x का मॉड्यूलस लें 2 के साथ, लेके देखते हैं। 2 5 ज़ार 10, रिमाइंडर कितना आया 0, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मॉड्यूलस असल में रिमाइंडर का आंसर होता है। तो उसने कहा अगर रिमाइंडर का आंसर किसके बराबर आए, 0 के बराबर आए तो इवन प्रिंट कर देना वरना ऑड प्रिंट कर देना। तो चूंकि हमारा आंसर 0 के बराबर आया है तो इसलिए हमने इवन प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है इंट ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। उसने कहा ए और बी को प्लस करो, 6 बन गया। क्या अगर इफ़ यानी अगर 6 लेस देन 6 है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, 6 लेस देन 6 नहीं है, 6 तो बराबर है 6 के। तो उसने कहा अगर ये बात ट्रू है तो बी की वैल्यू को प्रिंट कर दो वरना ए प्लस बी की वैल्यू को प्रिंट कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे रुक के एक बात समझनी है, अगर इफ़ के आगे ब्रैकेट लगी हो और वो ब्रैकेट बंद हुई होती तो जितना इस इफ़ के अंदर काम है वो सारे का सारा होता। लेकिन अगर इफ़ के आगे ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो फिर इफ़ के नीचे लिखी हुई सिर्फ एक लाइन इफ़ से ताल्लुक़ रखती होगी, नीचे वाली लाइन ने हर सूरत चलना ही चलना, उसका इफ़ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये बात बहुत ज़रूरी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अगर मैं कहूँ इफ़ 1 इज़ लेस देन 2, जो कि बिल्कुल ट्रू बात है, प्रिंट एफ हेलो के हेलो प्रिंट कर दो। और अगर मैं इसी के नीचे लिख देता प्रिंट एफ वेलकम, 1 लेस देन 2 है, ये बात ट्रू है
हेलो लिखा जाएगा, लेकिन वेलकम ने हर सूरत लिखा जाना है क्योंकि उसका इफ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 <2, अब ये बात फॉल्स हो गई। अब हेलो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन वेलकम फिर भी प्रिंट होगा ही होगा क्योंकि वेलकम का इस इफ के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं इस इफ के आगे ब्रैकेट लगा दूं, अब ये सारे का सारा ब्लॉक इफ का है, यानी अगर ये बात फॉल्स तो ये दोनों के दोनों फॉल्स। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे इंट ए फॉर ए इक्वल टू 1 ए लेस देन 10 और ए प्लस प्लस, सिंपल फॉर लूप है। उसने कहा 1 से शुरू करो 10 तक चलाओ, इक्वल डाला हुआ है तो यानी 10 भी लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं एक लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसने बैक स्लैश एन नहीं डाला। अगर वो यहाँ पे बैक स्लैश एन डाल देता मैं बार बार अगली अगली लाइन पे चलना शुरू कर देता। नेक्स्ट भी सिंपल फॉर लूप है। उसने कहा एक वेरिएबल है काउंट, 1 से शुरू हो रहा है, 2 तक जाना चाहिए, 2 को भी शामिल करना है और बारी बारी उसकी वैल्यू को बढ़ाई जा रहा है और कह रहा है कि काउंट प्रिंट कर दो। तो हम स्क्रीन पे उतनी दफ़ा काउंट प्रिंट कर देंगे। कितनी दफ़ा? एक बार वो 1 के लिए चलेगा, फिर वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, तो 2 के लिए चलेगा, तो 2 बार ये लूप चलेगा और 2 बार हम स्क्रीन पे ऐसे काउंट लिख देंगे। नेक्स्ट एक वेरिएबल है प्राइस, उसकी वैल्यू कितनी है? उसके अंदर स्टोर है 10। उसने कहा इफ़ अगर प्राइस, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, अगर प्राइस 10 के बराबर नहीं है, जो कि बात बिल्कुल फॉल्स है, मेरी प्राइस तो 10 के बराबर है, लेकिन वो कह रहा है अगर प्राइस 10 के बराबर नहीं है तो ये कर दो, एल्स वरना ये कर दो। कि अगर तो प्राइस 10 के बराबर नहीं है तो प्राइस को 0 कर दो, और अगर वो 10 के बराबर है तो ये कर दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्राइस में 2 प्लस कर दो। तो प्राइस कितनी थी 10, उसमें 2 प्लस कर दिया तो हमारी आउटपुट कितनी आ गई 12। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि मेरा इफ़ फॉल्स हुआ तो इफ़ के नीचे वाली लाइन भी फॉल्स हो गई, अब वो नहीं चलेगी, तो मेरी सिर्फ एल्स वाली लाइन चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी 3 वेरिएबल दिए हैं, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 3। उसने कहा ए मॉड बी निकालो, अगर वो 1 के बराबर आए तो पहले ए मॉड बी निकाल लेते हैं। 3 3 9, 1 बचा। जी बिल्कुल, ए मॉड बी यानी रिमाइंडर का आंसर 1 के बराबर आया है। तो उसने कहा सी के अंदर कितना स्टोर करवा दो? 0। तो इफ़ वाली लाइन चलेगी। अब चूंकि इफ़ वाली लाइन ट्रू हो गई है तो एल्स वाली लाइन नहीं चलेगी, तो सिर्फ इफ़ वाली वैल्यू लिखेंगे, सी की आंसर वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट, ए की वैल्यू 5 है, बी की 10 है। उसने कहा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व करो और सी के अंदर आंसर को स्टोर करवा दो। बड़ा सिंपल है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिहाज से पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड सॉल्व होते हैं, प्लस और माइनस बाद में सॉल्व होते हैं। तो जहाँ कहीं भी लाइन में मल्टीप्लाई या डिवाइड डला हुआ है पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस को बाद में करेंगे। तो अभी के केस में देखें, मल्टीप्लाई डला हुआ है, बी और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी की वैल्यू कितनी 10, 10 2 20, 20 में ए प्लस कर दो तो 5 है इसकी वैल्यू, तो 20 + 5 कितना हो गया 25। अब एक और बात, आप सोचेंगे अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, जो पहले आ जाएगा दोनों में से उसको सॉल्व कर देंगे, ये दोनों की प्रेसिडेंस बराबर है। नेक्स्ट, उसने कहा इफ़ 1, इसका मतलब समझा के आया वो नॉट इक्वल टू, अगर 1 2 के बराबर नहीं है तो ओके प्रिंट कर दो, वरना करेक्ट प्रिंट कर दो। तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, 1 2 के बराबर नहीं है तो ये वाला काम चलेगा, यानी ओके लिखा जाएगा, और ये एल्स वाला काम नहीं चलेगा क्योंकि इफ़ ट्रू हो गया। इफ़ फॉल्स हो जाए तो एफ वाला एल्स वाला काम चलता है, और इफ़ ट्रू हो जाए तो एल्स वाला काम ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा एरर निकालो। एरर बस इतना सा है कि यहाँ उसने ब्रैकेट नहीं डाली हुई, बाकी बिल्कुल ठीक है। लास्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी। उसने कहा आई है 1, 5 तक जाना है, आई प्लस प्लस 1 से लेके 5 तक आई की वैल्यू होगी बारी बारी, लेकिन उसने कहा आई की भी वैल्यू प्रिंट करो और जे की भी वैल्यू प्रिंट करो। तो जे की तो वैल्यू कहीं पे चेंज ही नहीं हो रही भाई, जे की तो वैल्यू हमेशा 3 है, 3 ही रहेगी। तो हम पहली बारी में 1 3, दूसरी बारी में 2 3, तीसरी बारी में 3 3, क्योंकि पहली वैल्यू आई की होनी चाहिए, दूसरी जे की होनी चाहिए। ये आई की वैल्यू, ये जे की, आई की जे की, आई की जे की, आई की वैल्यू जे की वैल्यू, आई की वैल्यू जे की वैल्यू। इससे ज़्यादा वो कोड चलेगा नहीं क्योंकि 6 पे आके तो वो गलत हो जाएगा, 5 तक ही चलना है उसने।
तो जे की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि देखिए हमने पूरे कोड में जे को टच भी नहीं किया, बस ऊपर उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज ज़रूर किया। यहाँ बड़ा सिंपल सा सवाल है, उसने कहा एक्स की वैल्यू है 7, क्या 7 लेस देन 15 है? जी बिल्कुल है, वैल्यू प्रिंट कर दो, 7 प्रिंट कर दिया। उसकी वैल्यू को बढ़ा दो, कितना हो गया? 8। क्या 8 लेस देन 15 है? जी बिल्कुल है, वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करो, वैल्यू को बढ़ा दो। इसी तरह 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक के लिए काम ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इक्वल का निशान है, 15 इक्वल 15 होता है, बिल्कुल ठीक है। 16 पे जाके ये वैल्यू गलत हो जाएगी, तो ये अपना काम इधर ही आउटपुट आ गई। तो यहाँ पे रुक के उसने कहा I1 है, उसको 3 तक चलाओ, यानी 1, 2, 3, 3 भी चलाना है क्योंकि इक्वल टू का निशान है। और उसने कहा उतनी बार स्क्रीन पे पाकिस्तान प्रिंट कर दो, तो 3 दफ़ा स्क्रीन पे पाकिस्तान प्रिंट कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है क्योंकि उसने बैक स्लैश एन नहीं बोला, जब वो बैक स्लैश एन बोलेगा तब अगली लाइन पे जाना है, अदरवाइज़ आप एक ही लाइन पे रहते हुए काम कर देंगे। लास्ट 2 कोड हैं जी, ये मैंने आपको सिर्फ वो सिखाने के लिए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, बस इसीलिए ऐड किए हैं, क्योंकि पेपर में एक आधा ज़रूर आता है। कन्वर्ट कैसे करना है, उसने कहा मैं एक वाइल लूप दे रहा हूँ, इसको फोर लूप में बदल के दिखाओ, तो कोई मसला नहीं है। आई को किससे शुरू कर रहा है? 5 से, तो 4i इक्वल टू 5, कहाँ तक लेके जा रहा है? आई लेस दैन 10, तो आई लेस दैन 10, आई प्लस प्लस, क्योंकि बारी बारी मुझे उसको आगे भी बढ़ाना होता है। 4 में 3 चीज़ें चलती हैं, पहली चीज़ ये चलती है जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, दूसरी चीज़ चलती है कंडीशन कि कहाँ तक चलाना है, तीसरी चीज़ चलती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कि हमें वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना है या पीछे लेके आना है। देन हम क्या करेंगे? प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, वही काम जो वाइल लूप में होता था वही हमने फोर लूप के थ्रू करके दिखा दिया, तो इशू नहीं है। इधर उसने कहा मैं एक फोर लूप दे रहा हूँ, इसको डू वाइल लूप के थ्रू करके दिखाओ, तो डू वाइल लूप में कैसे करेंगे? आप डू लिखोगे और ये वाली लाइन एज इट इज़ लिख दोगे, और बारी बारी एम को क्या करते रहोगे? कम करते रहोगे। जो माइनस माइनस है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 2 लाइनें लिख दी डू में, एक ये वाली लाइन लिख दी और एक ये वाली चीज़ लिख दी, ये दोनों आपने डू में लिख दिया करनी है। वाइल जो भी आपकी कंडीशन है वो लिख दो, आपको ग्रेटर देन 1 तक चलाना है, ठीक है। और एम शुरू कहाँ से हो रहा है? एम 8 से शुरू हो रहा है, 8 से शुरू हो रहा है, मैंने प्रिंट एफ वाली लाइन वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी, डिक्रीमेंट करना है उसको भी यहाँ पे लिख दिया, और जो कंडीशन है वो वाइल के अंदर जाके लिख दी। कोई भी लूप आ जाए आप उसको इसी तरीके से चेंज करेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस के प्रोग्राम भी समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आज 12 बजे से पहले पहले रात उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह मैं जितने प्रोग्राम्स कवर करूंगा 15 प्रोग्राम्स होंगे, उसी में से ही प्रोग्राम आएगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो, आप समझना चाहते हो, तो आपने मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी कोडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड एक बड़ी ज़रूरी बात शेयर कर रहा हूँ, वो ये कि लाजमी नहीं कि जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वही आए। हाँ, एरर इसी तरह का होगा, सॉल्व आपको किसी और स्टेटमेंट को भी करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे वो लूप में कुछ भी और दे सकता है, आपको कन्वर्ट करने का तरीका आ गया कि भाई मैंने डू लिखना है, आगे वो उसकी प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट लिखनी है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वो बताना है, और वाइल में जाके कंडीशन लिख देनी है। ये डू वाइल वाला काम हो गया। इसी तरह वाइल को फोर में कैसे बदलना है वो भी हमने चीज़ें सीख ली। तो वैल्यूज़ कुछ भी हो, काम यही रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस वाली वीडियो चाह रहे हैं, तो ताकि मैं उसको भी बना दूं और वो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट्स चाह रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की यानी प्रोग्राम की कि कौन से इंपॉर्टेंट है, तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।